ऐसे भी इंसान है कि आप किसी को गाली दोगे तो आपको गाली भी देगा और मारेगा भी। तो हर जगह कहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। अब हम हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साइंस में क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाले इस चैनल पे। इस वीडियो पे हम न्यूटन के थर्ड लॉ को थोड़ा अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ओरिजिनल क्या है और हमें क्या समझाया जाता है हमारे सोर्सेस के द्वारा। हमारे सोर्स मतलब हम जहाँ से लर्न करते हैं। कहाँ से लर्न करते हैं? जैसे कि इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, या तो फिर हमारे टीचर्स हो गए, बुक्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, या जो सारे चीज़ से हम सीखते हैं कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, वो ओरिजिनली क्या है और हमें क्या बताया जाता है, और ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, वो सारे चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ में कोई गलतियां हम लोग इस वीडियो में नहीं पकड़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यह जानेंगे कि लोग समझाते कैसे हैं। मैं आपको इस समझाने वाला नहीं हूँ, मतलब अलग अलग जगह क्या समझाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है तो फिर आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको तब भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि न्यूटन का जो प्रिंसिपिया बुक था, जिसमें ये जो लॉ सब थे मोशन से रिलेटेड, न्यूटन का जो लॉ सब थे वो पब्लिश किया गया था प्रिंसिपिया बुक में। वहाँ पे ओरिजिनली क्या था, हमारी बुक्स में क्या है, वेबसाइट्स में क्या है, टीचर्स कैसे समझाते हैं, वो हम पहले देखेंगे। पहले क्या है वो समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि समझाते कैसे हैं, फिर हम थियोरेटिकल समझेंगे, उसके बाद फिर साइंटिफिकली समझेंगे कि एक्चुअली में समझाने का डिफरेंस क्या है, हर कोई अलग अलग तरीके से क्यों समझाता है। एग्जाम्पल तो हमें बराबर ही समझाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है वो समझाने का तरीका हल्का डिफरेंट होता है और थोड़ा अलग होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूटन का जो प्रिंसिपिया बुक पे जो ये लॉ था वो कुछ इस तरह से था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब 4 से स्टार्ट था, बट आपके बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ से 2 से स्टार्ट है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप बोलोगे इसमें बड़ी चेंजेस क्या है, तो हाँ, इसमें बड़ी चेंजेस कुछ नहीं है, बट चेंज किया गया है वही एक बात है। अब ये तो एक हुई छोटी सी बात। अब इससे बाद में आप देखिए, अगर आप देखोगे हिंदी में कन्वर्ट करोगे इसी फॉर्मूला को, तो हिंदी में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप वेबसाइट में जैसे ही सर्च करोगे गूगल में, तो आपको इस तरह से वेबसाइट रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत मुखी में प्रतिक्रिया होती है। तो क्या विपरीत मुखी कहीं दिखा आपको? ऑपोजिट डायरेक्शन कहीं दिखा? ना हिंदी में ना, मतलब वेबसाइट जो बता रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत मुखी यानी विरुद्ध मुखी प्रतिक्रिया होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। या तो फिर कोई भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, या तो फिर जो रियल फॉर्मूला है वह भी ये नहीं बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में विरुद्ध दिशा में रिएक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है, उसी डायरेक्शन में भी मिल सकता है, लेकिन सर्वदा ऑलवेज आप अगर कुछ देखोगे तो आपको कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा कि ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मिलेगा। क्या ऑलवेज ऑपोजिट भी मिलता है? ऑलवेज ऑपोजिट भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऑलवेज ऑपोजिट मिलता है। ये सारे चीज़ हमें अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलवेज ऑपोजिट भी नहीं होता है, विरुद्ध डायरेक्शन में भी नहीं होता है। 4 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। अभी हम यह जानेंगे कि समझाने का तरीका क्या है, उसके बाद हम यह जानेंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या है। अब समझाने के तरीका पे मैं आता हूँ, तो समझाने के तरीका को कुछ इस तरह से पहले समझते हैं। पहले देखते हैं कि वो उसका जो थर्ड लॉ है, मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप इस ये जो लाइन है इसे सब कुछ सिंपल मानते हैं, बट ये सिंपल नहीं है। ये हर कोई अलग तरीके से, हर कोई नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारा वे है इसको समझने का और समझाने का। ये सिर्फ एक वे से इसे समझा या तो समझाया नहीं जा सकता है, और हर कोई अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि हर तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो ये जो वीडियो है, आप
ये जो सेंटेंस है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड रिएक्शन, तो इसे आप इस तरह से कुछ समझिए, क्या ऑपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, और दोनों को मिला दोगे तो ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ऑपोजिट एंड इक्वल एक अलग सा वर्ड मान के चलिए, ऑपोजिट एक अलग मान के चलिए, एंड इक्वल एक अलग मान के चलिए। पहले हम इक्वल पे आते हैं, उसके बाद ऑपोजिट में आएंगे, और उसके बाद इक्वल एंड ऑपोजिट में आएंगे। तो अब देखिए कि इक्वल होता है कि नहीं। पहले तो हम ये जानेंगे कि जो जो एनर्जी, प्रत्येक जो एक्शन होगा, हर एक क्रिया होगा, उसका प्रतिक्रिया जो मिलेगा वो इक्वल होगा कि नहीं, पहले ये समझते हैं, उसके बाद अलग अलग समझेंगे। तो इक्वल होगा कि नहीं, मान के चलिए कि एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को हम यहाँ से गिराए हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर इक्वल फोर्स लगता ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर ही आएगा, ठीक है, इधर ही आएगा। मान के चलिए कि ये राइट है, मतलब ऑपोजिट वाला राइट है, क्योंकि यहाँ से बॉल गिराएं तो इधर ही आएगा, ये तो फिर अलग कुछ गिराएंगे तो इधर ही आएगा। तो ऑपोजिट मान के चलिए सही है, बट इक्वल यहाँ से गिराएं तो फिर वापस यहाँ आना चाहिए, यहाँ ही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो बोल रहा है। तो यहाँ नहीं आता है, नीचे आता है, मतलब कम जंप करेगा। आप कोई पत्थर को गिराओगे, कोई मार्बल को गिराओगे, कोई अलग अलग चीज़ को गिराओगे तो वो थोड़ा सा ही जंप करेगा। तो क्या यहाँ पे कोई गलतियाँ हैं? नहीं, कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ समझना और समझाना, दो ही में कुछ गलतियाँ होता है। ये वापस इसलिए नहीं आता है कि यहाँ से आप जब गिराओगे तो इसके पास क्या था, पहले पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा, फिर वो गति ऊर्जा में चेंज हुआ, फिर जब वो ज़मीन पे टकराया तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, और जहाँ पे टकराएंगे वहाँ के मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। इसी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी था वो थोड़ा वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जहाँ पे टकराएगा वहाँ कुछ हीट बनेगा, कुछ हीट ताप शक्ति बनेगा, इसलिए ही एनर्जी उसमें चेंज हो गया। उसके बाद कुछ आवाज़ करेगा, साउंड एनर्जी जनरेट होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो गया। तो अलग अलग फॉर्म में जो चेंज हो गया, इसी के कारण इसका एनर्जी आप यहाँ जितना उठना चाहिए था उतना उठता नहीं है। बट आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे पहले और बाद का तो बराबर मिलेगा, लेकिन उधर का जो एनर्जी है रिएक्शन का, उसमें आपको साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपको जोड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे वो सारे चीज़ को आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको लगेगा कि जो ये फॉर्मूला है मतलब इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अब ऑपोजिट देखते हैं कि ऑपोजिट होता है कि नहीं। ऑपोजिट क्या सर्वदा होता है, ऑलवेज ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो ऑलवेज ऑपोजिट क्या होगा। अब देखिए, मान के चलिए कि हम दीवार को मारते हैं, तो दीवार को मारे तो इधर हाथ आया, या तो फिर हमको लगा, बॉल को मारेंगे तो वापस आएगा, तो ऑपोजिट हो रहा है। तो मान के चलिए कि स्पेस में है, स्पेस में कोई एक बॉल है, स्पेस में वहाँ पे ग्रेविटी है नहीं, इसको आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो ये डायरेक्शन मतलब जाएगा। तो मैं वहाँ से इसको मारूंगा, ये है मेरे पास एक अलग सा फोर्स में इसमें लगाया, या तो फिर एक बॉल को दूसरे बॉल से मैं मारने का कोशिश कर रहा हूँ, या तो फिर मारा, तो ये बॉल क्या होगा, बॉल इसको लेके इधर ही जाएगा, ना कि वापस आएगा, वापस नहीं आएगा स्पेस में, वापस नहीं आएगा वापस में। यहाँ जो स्पेस है वहाँ पे आप कोई बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखो, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ, या तो फिर फोर्स से मारो, या तो फिर बॉल से ही मार दो, वो बॉल लेके उधर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होता। ये जो ऑलवेज ऑपोजिट बोल रहे हैं, आप ये बताओ कि ऑलवेज ऑपोजिट कहाँ हो रहा है। ऐसे में तो आपको लग रहा है कि ऑलवेज ऑपोजिट दिख रहा है कि इधर मारेंगे तो इधर ही आएगा, लेकिन स्पेस में नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, वहाँ पे वही डायरेक्शन में मिलेगा। तो ऑलवेज मतलब इक्वल कैसे होता है, कैसे नहीं, ये समझ गए हैं। ऑपोजिट होता है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। अब हम समझते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। अब देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होगा। अब देखिए, मान के चलिए कि 5 इंसान हैं, 5 इंसान रास्ता से जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे बैठ के मान के चलिए किन्हीं को कुछ बोला, कुछ अलग लैंग्वेज में, मान के चलिए कि किन्हीं को कुछ गाली दिया, तो एक इंसान को गाली दिया, मैं भी, वो मुझे गाली दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या तो फिर इग्नोर करके चला जाए। दूसरा इंसान आया, वो मुझे, मैं उसको गाली दिया, वो भी मुझे गाली दिया, ठीक है, ये ऑपोजिट लग रहा होगा आपको। उसके बाद तीसरा इंसान आया, मैं उसको गाली दिया, वो बंदा हमको मारा, तो क्या हर में क्या एक ही रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट मिल रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैंने गाली दिया तो गाली का बदले गाली होता है, यह एक समझने का तरीका है। ये तो फिर मैंने गाली दिया, वो अच्छा बोला, ये तो भी ऑपोजिट है ना,
ये भी तो ऑपोजिट है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट को जोड़ोगे, ये सिर्फ समझने का और समझाने का तरीका है, इसलिए मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको बता रहा हूँ। मैं किन्हीं को कुछ बोला जैसे लैंग्वेज में, वो मुझे सेम लैंग्वेज में वैसा ही बोला, तो सेम सेम लग रहा है, बट ये ऑपोजिट है क्या? नहीं। लेकिन सिर्फ समझना और समझना ही डिफरेंस है। मैं किन्हीं को बोला, वो डायरेक्ट वो इग्नोर करके चला गया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन दूसरा को मैंने बोला, जो बोला वही चीज़ मुझे बोला। मैं गलत लैंग्वेज बोला, वो गलत लैंग्वेज बोला। मैं अच्छा से बोला, वो अच्छा से बोला। तो क्या ये ऑपोजिट हुआ? मैं अच्छा बोला, वो भी तो अच्छा ही बोला, ऑपोजिट नहीं हुआ। बट मैं बोला, वो भी बोला। मैं गाली दिया, वो भी वापस गाली दिया। तो ये ऑपोजिट अब समझने का तरीका है कि वो ऑपोजिट है या तो फिर नहीं है। मैंने किसको गाली दिया? वो मुझे मारा, गाली नहीं दिया बल्कि मारा। प्लस ऐसे भी इंसान है कि आप किसी को गाली दोगे तो आपको गाली भी देगा और मारेगा भी। तो हर जगह कहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट होता है? सिंपली वो तो छोड़िए, आप सिंपली सोचते हैं, देखते हैं कि मान के चलिए कि कोई खिलाड़ी है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, वहाँ से हर कोई गिरता है। मान के चलिए कि 10 में से 10 गिरे, तो 10 में से 10 गिरे तो किसी का हाथ में लगा, किसी का पैर में लगा। वो गिरने पे डिपेंड करता है कि कैसे कहाँ लग रहा है। लेकिन हर का पैर टूटेगा ऐसा थोड़ी नहीं है कि इक्वल ही मिलेगा हरदम मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। जैसे कि आप हिंदी में जो फॉर्मूला को देखोगे तो कुछ इस तरह से लगता है, संविधान के जैसा लगेगा। जैसे कि संविधान में आप ये जुर्म करोगे तो आपको इसके लिए ये सज़ा है, वो लिखा हुआ है। तो होती है, प्रत्येक क्रिया के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ऐसा लग रहा है कि संविधान जैसा लिख दिया गया है कि होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें गिराऊंगा तो कुछ टूट सकते हैं, कुछ इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, ऐसे आ सकता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा, गिरने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ का मतलब इन्वायरमेंट में ही वह बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि वह क्या होगा क्या नहीं। अब हम थोड़ा इक्वल एंड ऑपोजिट को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट को एक साथ में मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स आपको मारे या तो फिर आपके टीचर्स आपको मारे, तो क्या आप वापस मारोगे? नहीं ना मारोगे। हाँ, आप कोई भी मान के चलिए कोई बच्चा को आप मारे तो वो बच्चा आपको वापस मारेगा? नहीं भी मार सकता है, मार भी सकता है। बट आप मारे तो वो बच्चा क्या हुआ? रोया ना। तो मान के चलिए रो सकता है, चिल्ला सकता है, हल्ला कर सकता है, भाग सकता है। बट आप एक्शन जो किए उसका रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सेम ऑपोजिट मिलेगा ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब हो भी सकता है लेकिन मतलब सर्वदा नहीं होगा, ऑलवेज ऑपोजिट नहीं होगा। आप कोई बच्चे को मारोगे तो वो रो भी सकता है, चिल्ला भी सकता है, भाग भी सकता है, गिर भी सकता है, या तो फिर आपको वापस भी मार सकता है। मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी है। वो सारे चीज़ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब ऑलवेज ऑपोजिट भी नहीं हो सकता है। इस वीडियो में हमने यह जाना कि न्यूटन का जो रियल सूत्र है वह क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग सोर्सेस, उसके बाद उसका रियल मीनिंग क्या क्या हो सकता है, या तो फिर क्या क्या होता है, फार्मूला का रियल मीनिंग क्या होता है, और फार्मूला को एक्सप्लेन हर कोई कैसे करते हैं, हर कोई अलग से बताते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं, वो सारे चीज़ हमने इसमें समझने का कोशिश किया। अगर कुछ छूट गया हो तो आपको लगता हो कि इसमें ऐसा और भी समझाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाले वीडियोज़ पे। थैंक यू।